आप जानते ही होंगे कि हमारे प्रिय नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से पलायन करना पड़ा और वे विदेश चले गए। लेकिन जब भी हमें इस इतिहास के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो ये इतना आसान लगता है कि वे यहाँ से निकले, हवाई जहाज पर चढ़े और विदेश पहुंचे, है ना? लेकिन यह पलायन कितना खतरनाक था? उन्होंने किन किन परिस्थितियों में भागने का फैसला किया? वे भाग कर क्या हासिल करना चाहते थे? उसके लिए उन्होंने क्या योजना बनाई? किस किसने उनकी कैसे मदद की? इस पलायन के क्या परिणाम हुए? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। साथियों, यह सच है कि सुभाष बाबू त्रिपुरी में तत्कालीन कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को यह हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि सुभाष बाबू का आक्रामक व्यक्तित्व, मवाल नीतियों वाली कांग्रेस झेल ही नहीं पाती थी। बाबूजी जिस लालसा के साथ जल्द से जल्द स्वतंत्रता चाहते थे, वह भी कांग्रेस को गवारा नहीं था। जल्द आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों से संबंध रखना तो कांग्रेस को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन सुभाष बाबू एक स्वतंत्र व्यक्तित्व थे। हालांकि वे पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं का हमेशा सम्मान करते थे, लेकिन वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, और इस दृष्टि के कारण ही भारत माता को पारतंत्र की जंजीरों से जल्द मुक्त कराने के लिए शैतान की मदद लेने के लिए भी वे तैयार थे। अब ऐसे जहाल और स्वतंत्र विचारों वाला आंदोलनवादी आदमी मूलतः मवाल जातिवादी कांग्रेस पार्टी को भला कैसे भा सकता था? और इसलिए ऐसी पार्टी से भिन्न विचार वाले व्यक्ति को भले ही उन्हें 100% लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था, पर उन्हें अप्रैल 1939 में व्यवस्थित योजना बनाकर गुस्सा, रोना धोना ऐसे सभी हथियारों का उपयोग करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन सुभाष बाबू स्वस्थ बैठने वालों में से नहीं थे और थक कर रूठने वालों में से तो वे बिल्कुल ही नहीं थे। वह एक बवंडर था, उसे कोई नहीं रोक सकता था। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखना ही था, और उनके पास ये पहचानने की दूरदर्शिता थी कि अंग्रेजों की नाक दबाकर मुंह खुलवाने का यही सही समय है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बादल आसमान में मंडरा रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। जो पत्थरदिल सरकार अपने सगे भाई आयरलैंड को 700 सालों से गुलाम बनाकर रख रही है, उस अंग्रेज जैसे धोखेबाज, स्वार्थी और जिद्दी दुश्मन से ये उम्मीद करना कि अपने मानवतावादी बर्ताव से उसका मन परिवर्तन हो जाएगा और वो हमें हंसते हंसते आजादी दे देगा, यह सपना देखना बिल्कुल ही बकवास है। यह कांग्रेस के साथ मतभेद का एक और कारण था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों से लड़ने के लिए अगले महीने मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक स्वतंत्र संगठन का गठन किया और देश के विभिन्न स्थानों पर इसके अधिवेशन आयोजित करने लगे। उन्हें मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया और समर्थन को देखकर न केवल ब्रिटिश बल्कि आप देशीय कांग्रेस पार्टी भी बौखला गई और उन्हें इस तरह का कोई भी सम्मेलन आयोजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की अनुमति लेने की जबरदस्ती करने लगे। अंग्रेजों ने तो इस बात का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया कि जहां भी अधिवेशन होना था, उनके समर्थकों को अधिवेशन के पहले ही कैद करते थे, जिससे कि अधिवेशन विफल हो जाता। साथ ही सुभाष बाबू की हर हरकत पर नजर रखने लगे। सुभाष बाबू हर तरफ से ऐसी दबाव के कारण जबरदस्त घुटन महसूस करने लगे। प्रजातांत्रिक पथ पर चलने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि देशी विदेशी सभी उन्हें रोक रहे हैं, तो उन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर जी की दी हुई सलाह सही लगने लगी और वह यहाँ से भागने और अपनी प्यारी भारत माँ को मुक्त करने के लिए विदेश से सशस्त्र विद्रोह शुरू करने के निर्णय पर आ पहुँचे। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और हर पल महत्वपूर्ण हो गया। यह समय संत महात्मा बनकर मानवता का जाप रटने का नहीं है। शत्रु संकट में है, आजादी पाने का ऐसा मौका और नहीं मिलेगा। बाबूजी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इस साहसिक निर्णय को साकार करने की दिशा में अपनी हलचल शुरू कर दी। लेकिन न जाने कैसे ये खबर लीक हो गई और कर्म धर्म संयोग से सुभाष बाबू के भी ये ध्यान में आ गया। यहाँ तक पता चला कि शातिर अंग्रेज सरकार ने बाबूजी के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को भी भेदी बनाया था। उनमें से कुछ तो उसी घर में रहते थे। तो अब ऐसा समय आ गया कि परिवार समेत सभी को बेखबर बनाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पहले से ही
उन पर कड़ी नजर रख रही थी। उसके 3 कारण थे। पहला था, उन्होंने चीन की अंतरिम यात्रा के लिए पासपोर्ट मांगा था, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि होशियार अंग्रेजों ने तुरंत पहचान लिया कि यह जिद्दी आदमी चीन नहीं बल्कि अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये अपना जीना हराम कर देगा। दूसरा कारण यह था कि अब वे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, तब तो वे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता में थे। और तीसरा और उतना ही महत्वपूर्ण कारण यह था कि धूर्त अंग्रेज जानते थे कि इस समय ऐसे आजाद सुभाष चंद्र बोस ही भारत में हमारे नंबर 1 के दुश्मन हैं, क्योंकि उनके पास प्राप्त स्थिति का उपयोग करके स्वतंत्रता प्राप्त करने की दृष्टि भी है और चेतना भी। ये सब जानकर ही अंग्रेज उन्हें कैद कर युद्ध के अंत तक कैद में ही रखने का फैसला कर चुके थे, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। यदि दमन से उन्हें बिना किसी कारण के कैद कर लिया होता तो जनता में आक्रोश फूट पड़ता। इस बात से वाकिफ ब्रिटिश सरकार अवसर की तलाश में उन पर पैनी नजर रख रही थी, और उन्होंने वैसा अवसर जल्द ही पाया। हुआ यूं कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बाबूजी भी सबको अंधेरे में रखने और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने का उपाय ढूंढ रहे थे। लगभग उसी समय कलकत्ता में लोग ब्रिटिश तानाशाह होलबेल के स्मारक को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं सुन रही थी। सुभाष बाबू ने जानबूझकर इस मामले को उठाया और इसके खिलाफ सत्याग्रही मोर्चे का गठन किया। जैसे कि अपेक्षित था, ब्रिटिश सरकार ने मार्च के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अगली उम्मीद यह थी कि उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन तेज होगा। सरकार को मजबूरन स्मारक को हटाना पड़ेगा और स्मारक के हटाने पर उन्हें भी रिहा करना पड़ेगा। स्मारक को हटाने तक की एक्शन जैसे सोची थी वैसे ही हुई, लेकिन बाबूजी को अगली अटकलों के अनुसार रिहा नहीं किया गया। सही समय पर चंगुल में पड़े इतने बड़े और महत्वपूर्ण शिकार को ऐसे ही छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार बेवकूफ तो नहीं थी। बाबूजी की दृष्टि से उस स्थिति में उससे बेहतर ऐसी और कोई युक्ति नहीं थी, लेकिन उस कैद में एक एक महत्वपूर्ण दिन बर्बाद होने लगा था और सुभाष बाबू बेहद अस्वस्थ होने लगे। ऐसी निराशाजनक स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज की एस्केप फ्रॉम आगरा प्रकरण को पढ़ना शुरू किया। इससे वे पूरी तरह से अभिभूत हो गए और फिर से उत्साहित होकर उस कमजोर स्थिति में हम खास चलने वाला ब्रह्मास्त्र बाहर निकाला। उन्होंने 30 अक्टूबर 1940 को आमरण अनशन शुरू किया। यह इलाज अंग्रेजों पर परफेक्ट लागू हो गई। इस डर से कि सुभाष बाबू के अनशन के साथ फिर से लोगों का आंदोलन शुरू हो जाएगा, उन्होंने आखिरकार बाबूजी को रिहा कर दिया। लेकिन सरकार को ये यकीन था कि सुभाष बाबू अब शांति से नहीं रहेंगे, वह अपनी सरकार विरोधी गतिविधियों को जारी रखेंगे। इसलिए पुलिस ने कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित सुभाष बाबू के घर पर नजर रखी। सीआईडी के लोग दिन रात घर पर नजर बनाए हुए थे। इस नजरबंदी से सुभाष बाबू का हिलना डुलना मुश्किल हो गया। उनको खुद पर ही इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन वे जानते थे कि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। दूसरे विश्व युद्ध की घटनाओं को रेडियो पर सुनकर तो उनका पूरा बदन जल उठता था। वह इस विचार से और भी परेशान हो उठते थे कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक नहीं हो रहे थे और आगे भी नहीं होने वाले थे। इन सब का एक ही उपाय है, दुश्मन का दुश्मन वो अपना दोस्त। इस कहावत को याद करके खुद ही दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाएंगे, अपना मामला उनके सामने रखेंगे और उनकी मदद से सशस्त्र विद्रोह करेंगे। उसके लिए पहला कदम घेराबंदी तोड़ना था। काम बहुत कठिन था, लेकिन फिर उन्हें याद आते थे आयरलैंड के डी वेलेरा, जिन्होंने अंग्रेजों की ही गिरफ्त से बड़ी चतुराई से खुद को छुड़ाया था। और उससे भी बेहतर और वास्तविक स्वदेशी उदाहरण याद आता था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो औरंगजेब की कड़ी सुरक्षा के बावजूद उसकी आंखों में धूल झोंककर उनके सभी दल और उनके 9 साल के बेटे संभाजी को लेकर बड़ी होशियारी से भाग निकले। मित्रों, ऐतिहासिक करतब की ये महान घटनाएं हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायी होती हैं। इतिहास से हमें यही तो लेना चाहिए और सीखना चाहिए। इससे ही सीख लेकर इस दूरदर्शी नेता ने फिर एक बार किसी को पता न चले ऐसी पलायन की योजना बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, समय की कमी के कारण हम इस कहानी के पहले पार्ट की यही समाप्ति कर रहे हैं। इस भाग में हमने उन कारणों पर प्रकाश डालने की कोशिश की
जिनसे कि हमें ये पता चले कि सुभाष बाबू को आखिर देश छोड़कर भागने का निर्णय क्यों लेना पड़ा। अब अगले भाग में सुभाष बाबू ने इस पलायन की योजना कैसे बनाई, अपनी योजना को पूरा करने के लिए समय समय पर कार्रवाई कैसे की और सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए कौन कौन से भेष धारण करने पड़े, वो हम देखेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस गुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूले, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।